तो अब तक हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉस को यूज करके ग्राफ्स रिप्रेजेंट करना सीखा, एक इक्वेशन कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने देखा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर वी हैव सीन सो दैट वी कैन सॉल्व क्वेश्चन। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हाफ लाइफ का। नाम से पता चल रहा है आपको, हाफ लाइफ टाइम मतलब एक रिएक्शन है, उसमें जो रिएक्टेंस है वो रिएक्टेंस जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे 50% रिएक्शन कंप्लीट करती है, यानी कि सपोज हमारे पास लगभग सपोज 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए है दैट इज रिएक्टिंग, और दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द रिएक्शन जहां पे 50 ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव रिएक्टेड, ठीक है, अगर हमारे पास 150 है तो 75 of the molecules have reacted, यानी 50% completion। जब 50% completion reaction होता है उस particular point को हम कहते हैं half, like that time is known as the half life time, ठीक है, it is generally represented by T half, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल डिराइवेशन, आपको सिंपली क्या करना है, दो चीजें आपको याद रखनी है। T के जगह में जब T हाफ होगा तब A जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या बनेगा, हमने अभी भी बताया था कि 50% कंप्लीट हो रहा है, 50% में मतलब क्या है, A/2। तो सिंपली आपको क्या करना है, वो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ये रिप्लेस करना है, A/2 नहीं होगा, सॉरी A0/2 होगा, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आपका जा रहा है ना, तो यही आपको जस्ट रिप्लेस करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यू सिंपली हैव टू रिप्लेस। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कैसे बिहेव करता है ना, एवरीथिंग इज सेम। K आपके पास है 2.303 है, T हाफ को आपको नीचे T हाफ करना है, ठीक है। रिमेंबर ये T हाफ एक सिंबल है, ठीक है, T/2 मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लॉग है A0 विल स्टे एज A0, और क्या चेंज हो रहा है, A चेंज हो रहा है, क्योंकि एट पर्टिकुलर T हाफ A इज बिकमिंग A0/2, तो ये आ गया आपका A0/2, ठीक है, ये क्या कैंसिल। तो अभी सपोज मुझे T हाफ चाहिए, तो T हाफ को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, 2.303 इज ऑलरेडी हियर, K मैं वापस नीचे भेज रहा हूँ, लॉग ऑफ ये 2 क्या होगा, ऊपर जाएगा, राइट, ये ऊपर जाएगा, तो क्या फॉर्मूला मिला आपको, 2.303 log 2 का वैल्यू भी ऑलरेडी नॉर्मल है 0.3013, व्हेन यू सिंपलीफाई यू विल गेट दिस फॉर्मूला 0.693 by K। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली अगर इसको हम ln के टर्म्स में रखेंगे तो क्या आप लिख सकते हैं, ln2 by K, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पे ही सिर्फ वैलिड होगा, ओके। तो आप याद रखिएगा, तो मैंने यहाँ पे डिराइवेशन आपको नहीं दिखाया है, बट इट इज वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जब आप रिप्लेस करेंगे T को T हाफ से और A को A0/2 से, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए जैसे हमने डिराइव किया, सिमिलर वे में अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमने बनाया था, और सेकंड ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमने बनाया था, वहां अगर आप रिप्लेस करेंगे, देन फाइनली व्हाट यू गेट इज, तो फॉर ऑर्डर 0 यू गेट दिस इज द half life of the reaction, ठीक है। For second order this is the equation, and for the first order is the half life, okay। These three values it's better if you can keep in your mind, so that in the exam it is not difficult for us to derive everything। अगर अच्छा बात derive कर सकते तो well and good, लेकिन कभी-कभी हमारे पास time constraints होता है, so in that case this will be helpful। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी से मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है, the half life, the time, the half life is directly proportional to what A0, can you see T half, right, ये सब T half का वैल्यूज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। और आपको याद होगा कि जब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो भी वो लीनियरली बिहेव कर रहा था, जैसे जैसे टाइम जा रहा था इनिशियल कंसंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज हो रहा था, है ना, A0/T जो ग्राफ, A/T जो ग्राफ हम कर रहे थे कंसंट्रेशन में by T, तो ये लीनियर रिलेशनशिप यहाँ से जस्टिफाइड है। जब आप ऑर्डर 1 में आते हैं, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ A0। इसका मतलब अब जब भी आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा और आपके पास जितना भी रिएक्टेंट हो, ओके, लेट इट बी इन स्मॉल अमाउंट, लार्ज अमाउंट, इतना मिलीमोल, उतना मिलीमोल, जितना मोलर में है, किलो मोलर में है, लेट इट बी, जितना भी कंसंट्रेशन हो, हाफ लाइफ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो रिएक्शन का हाफ लाइफ होगा वो किसी भी कंसंट्रेशन पर उतना ही होगा। दिस इज द एक्चुअली द मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल नीड इन रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि मैं अभी आपको बता देता हूं, जो रेडियो एक्टिविटी होता है दैट ऑलवेज बिहेव्स इन द फर्स्ट ऑर्डर। रेडियो एक्टिविटी जितने भी इक्वेशन, रेडियो एक्टिव जो भी रिएक्शन होते हैं हमारे, वो सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। रेडियो एक्टिव डीके की बात कर रहा हूं, सपोज कोई आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, कोई भी न्यूक्लियर है, सपोज यूरेनियम हो गया, फिर कुछ और, वो सपोज आपको
रेडिएशन वो दे रहा है, और रेडिएशन दे दे के वो क्या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो जो प्रोसेस होता है दैट इज ऑलवेज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आपको भी समझ में आ ही गया है कि हर एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप का एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ होता है, क्योंकि उसका जो डीके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर में होता है। तो आपके पास जितना भी अमाउंट क्यों ना हो, उस घूम फिर के अल्टीमेटली एक ही पर्टिकुलर टाइम पे उसका 50% कंप्लीशन होगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। एंड आल्सो सेकंड ऑर्डर के लिए आप देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि जितना आपका कम अमाउंट में होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में, जितना ज्यादा अमाउंट है उतना कम है। सो इट्स वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड फिजिकली, बट या मैथमेटिकली वी कैन एक्चुअली इंटरप्रेट इट दिस वे। और इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, this formula, this is actually the generalized formula for half life। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में आपको घुमा देंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर नहीं, आपको बोल दे कि ऑर्डर 4 या 5 या 3.2 3.6 कुछ भी दे सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, दिस जनरल फॉर्मूला इज गोइंग टू हेल्प। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। t हाफ का फॉर्मूला फॉर ऑर्डर n इज गोइंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करके देखिए, n का वैल्यू आप 0 पुट करके देखिए, 2 पुट करके देखिए, आपको यही फॉर्मूला बनेगा। जस्ट रिमेंबर, आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को याद करके फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का हाफ लाइफ निकालने की कोशिश करेंगे, आपको आंसर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज ओनली वैलिड फॉर n नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, n नॉट इक्वल टू 1। बाकी केसेस में आप देखिए पुट करके आपको सेम वैल्यू मिलेगा, लेकिन n इक्वल टू 1 क्यों नहीं होता? वेरी सिंपल, आप जस्ट पुट करके देखें। यहाँ पे अगर आपने 0 पुट कर दिया, सॉरी n इक्वल टू 1, तो आपने अगर 1 पुट कर दिया, ये तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? 0 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 1 0। सो ठीक है, तो आपको पता है कि समथिंग डिवाइड बाय 0 इज वॉलिड इनफाइनाइट, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ वैल्यू। सो ये आपको याद रखना है। बाकी आप यू कैन एक्चुअली जनरलाइज दिस फॉर्मूला एंड यू कैन राइट डाउन। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस बिकॉज़ क्वेश्चंस कैन बी ऑफ एनी टाइप ऑफ एनी ऑर्डर। एक चीज और है, जैसे हमने यहाँ पे हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस किया, जो हाफ लाइफ है हमारा, तो दिस इज बेसिकली 50% कंप्लीशन है, 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको क्या होता है, 50% रिएक्शन कंप्लीशन के बारे में ना बोल के ऐसे बोल सकते हैं कि रिएक्शन 90% कंप्लीशन हुआ, 95% कंप्लीशन, है ना। आप ये भी पूछ सकते हैं 90%, 80%, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका टाइप का फॉर्मूला क्या है? तो वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। पहली बात आपको ऑर्डर पता होना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं अगर देखूं तो क्या होगा, जो फॉर्मूला हमने पहले डिसाइड किया था, जो इंटीग्रेटेड रेट का एक्सप्रेशन हमने बोला, सिंपलीफाइड वर्जन में अगर ये वाला ही मैं लिख लूं, k = 2.303, है ना, क्या था, t log of a by a minus x, ये फॉर्मूला हमने लिखा था, राइट। तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे हमने क्या किया था हाफ लाइफ निकालने के लिए, इसको t हाफ कर दिया था और इसको क्या किया था, x को 50% किया था, 50% कंप्लीशन, है ना। a को कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट बाय 2 लिखना और x को 50% लिखना, 50% ऑफ a लिखने की बात है ना। इसको अगर 50% ऑफ a लिखते हैं, 50% ऑफ a लिखते हैं, तो हमको सिंपलीफाई करके क्या मिलेगा, a = 0.693 ही मिलेगा। तो सेम चीज अगर यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि आपको 90% के लिए निकालना है, तो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? वेरी सिंपल, इसको 90% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, x को लेंगे 90% ऑफ a। ठीक है, अगर 80% बोला तो x को 80% तो लेना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद जस्ट पुट कर दो, जो भी तुमको फॉर्मूला मिलेगा उसमें बैठा दो वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यू इसको यहां पे ले आओ, k को इधर लेके चला जाओ एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके, सो फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इस पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग-अलग टाइप के, कुछ LHS तरह इक्वल करने बोलते हैं, कुछ भी करने बोलते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस x के जगह में आपको ये फॉर्म लिखना है। ठीक है, उसको गलती मत करना। कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट को तो चेंज नहीं करना है, कंसंट्रेशन ऑफ a को ये नहीं लिखना है। कंसंट्रेशन ऑफ इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो x का वैल्यू आएगा। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ a को रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा कि वो a नॉट माइनस दिस परसेंट ऑफ a नॉट होगा। तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपली ये फॉर्मूला याद रखो, सिंपली ये करो तो x का वैल्यू पुट कर दो, यू गेट द आंसर। So finally we have come towards the ending part of today's video. Finally we will be discussing how radioactivity is related to your first order kinetics. ठीक है, अब रेडियोएक्टिविटी का बेसिक फार्मूला जो होता है हमें सब पता है, राइट। इट इज n = n0 e to the power minus lambda t। ठीक है, ये वाला फार्मूला फिजिक्स में तो आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है इसमें n क्या है और n0 क्या है? n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट remains at a particular time। उसके बाद n0 is the amount of the nuclei या जो number of nuclei that was already present in the initial stage। ठीक है, at t = 0
जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर हमारे पास प्रेजेंट था दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n नॉट एंड n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट पर्टिकुलर टाइम t। और उसके बाद ये जो लैम्डा है दैट इज द डीके कांस्टेंट, राइट, इट इज नोन एज द डीके कांस्टेंट, यानी कि जो रेडियो एक्टिव डीके चल रहा है, जो यूरेनियम सपोज डीके हो रहा है, तो उस डीके का जो रेट कांस्टेंट है वो लैम्डा है, डीके कांस्टेंट, राइट। अब हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को अगर हम लोग फिर से लिखने की कोशिश करें, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू जनरलाइज इक्वेशन, जो हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा था उसी को हम लोग लिखते हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द एनालॉजी बिटवीन द टू थ्योरीज। ओके, ये है, this was the first order, this was the integrated rate law of the first order reaction. Now if you carefully observe, इस चीज को मैं थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा, राइट। देखते हैं यहाँ मैंने इसको यहाँ लेके आ गया मैं, then a by a naught आ गया यहाँ पे, ओके, एंड यह माइनस kg। अब आपको एक बात तो पता ही होगा कि जब हमारे पास log 10 बेस में है, सपोज कोई भी क्वांटिटी, सपोज x ले लिया, और अगर सपोज ये y होता, तो जब हम x का वैल्यू निकालते हैं वो क्या होता है, 10 टू द पावर y होता है, we know that, right? लेकिन जब हमारे पास log बेस e होता, यानी कि सपोज इसकी जगह पर बेस e होता, ठीक है, यानी कि अगर ln x होता, you know this two are same quantities, right? ये और ये सेम होता है, मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं। तो x का वैल्यू क्या होता, x का वैल्यू बेस चेंज होता, e होता, we know that. So the same thing we are going to apply, ये वाला जो टर्म है इसको हम x मानते हैं, ओके, एंड ln ऑफ दिस वन इक्वल्स टू माइनस kT। इसका मतलब जो अगर मुझे ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है, a बाय a नॉट लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, e पावर माइनस kT करूंगा, इज इट फाइन। और उसके बाद मैं a नॉट को इधर लेके आ जाऊं, आई ब्रिंग a नॉट दिस साइड, सो फाइनली व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट आई गेट, लेट मी राइट दिस कलर्ड chalk। Is it fine? So now if you relate this one and this one, ये एक ही तो चीज है, right? Just try to see what are the terms that what is the meaning of the terms. This is what concentration of A, यानी कि at particular time t what is the amount of A, so it's the concentration of A that is remaining in the reaction. ये क्या था, number of nuclei remaining at time t। ये क्या था, initial concentration, ये क्या था, initial number of nuclei। एक्सपोनेंशियल सीरीज है, सॉरी एक्सपोनेंशियल टर्म है, उसके बाद उसके पावर में क्या आ रहा है, माइनस kT, k क्या है, रेट कांस्टेंट, माइनस लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट, दैट इज सेम मीनिंग, फिजिकल दे हैव सेम मीनिंग। दैट मींस यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारा रेडियोएक्टिव डीके है दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। रेडियोएक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बिकॉज़ वी कैन सी the expressions are exactly the same, only यहाँ पे जब इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम रेडियोएक्टिविटी के टर्म्स में बात करते हैं तो आपका k बन जाता है, जो रेट कांस्टेंट वो डीके कांस्टेंट बन जाता है, जो आपका अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो आपका अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर बन जाता है, बस उतना ही डिफरेंस है, ठीक है। इसका मतलब जब भी आपको रेडियोएक्टिविटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जहाँ पे डीके हो रहा है, समथिंग रिलेटेड विद दैट, कोई आपको हाफ लाइफ पूछ रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियोएक्टिव डीके रिएक्शन इज गोइंग, दिस वन हाफ लाइफ इतना है, तो आपको k निकालने बोला, फिर कुछ और निकालने बोला, तब आपको याद रखना है कि इट विल जस्ट बिहेव इन दिस फॉर्मेट। अब तो आपको ये इक्वेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो दिस, राइट, ये तो आपको पता ही है ना, यहां से आप इसे निकाल सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट, एंड इवन इफ यू डोंट नो दिस फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन फाइंड आउट, या फिर और भी एक्सप्रेशंस है जो भी आपको जैसे आपको हेल्प हो आप उसे यूज करके यूज करें, ठीक है। So with this we come to the end of today's video। आज हमने बात किया इंटीग्रेटेड रेट लॉस के बारे में, हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉस कैसे लिख सकते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि ग्राफ से हम कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या कैसे वो हमको हेल्प करेगा। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट हाउ the half lives of the reactions can be calculated using the integrated rate laws। उसके साथ ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को स्पेसिफिकली हमने थोड़ा और डिटेल में स्टडी किया, उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जाना, देखा कि हमने स्पेसिफिक क्वेश्चंस के हिसाब से हम कैसे उसको लिख सकते हैं एंड हाफ लाइफ का फार्मूला भी कैसे डिराइव कर सकते हैं। वी गॉट अ जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर द हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन, जिससे हम फर्स्ट ऑर्डर के अलावा किसी भी रिएक्शन के और किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का हाफ लाइफ हम निकाल सकते हैं। आल्सो हमने देखा कि अगर हाफ लाइफ की जगह कोई भी रिएक्शन का परसेंटेज हमें दिया हो कि इतना परसेंट कंप्लीट हो और उसका टाइम हमें निकालना है, लेट मी 90%, 80%, 50, 40%, उसको भी हम सिमिलरली कर सकते हैं, बस हमको एक दो टर्म्स को रिप्लेस करके वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज, हमने वो भी देखा। और फाइनली हमने वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जो रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिव डीके को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से कनेक्ट करता है। हमने देखा कि किस तरीके से बोथ द forms both the type of reactions will give us the same equation, the same rate law, same rate equation। तो इससे हम ये एस्टैब्लिश किया कि
दोनों एक्चुअली किया था, वी कैन अंडरस्टैंड दैट रेट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है रेडियोएक्टिविटी के। रेडियोएक्टिविटी के अगर कोई हो रहा है क्वेश्चन में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देता है तो आप सिंपली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करके उसी हिसाब से आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज कर सकते हैं, आप हाफ लाइफ को यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेस वीडियो, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक के पहले 3 पार्ट्स ऑलरेडी YouTube में अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको लिंक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन गो एंड विजिट, यू कैन स्टडी द प्रिलिमिनरी टॉपिक्स एंड फ्यू थिंग्स इन डिटेल। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि पूरे केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक है उसका एक वन शॉट वीडियो आपको देखना है, एक ही बार में आपको सब कुछ पढ़ना है, दैट इज आल्सो अवेलेबल इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट, यू विल गेट द केमिकल काइनेटिक्स वन शॉट वीडियो वेयर वी हैव एक्सप्लेन्ड डिफरेंट टॉपिक्स विद मच easier perception that will help you to prepare for your entrance examinations. Okay, so with this, let's end today's video. Thank you.